तो कंपनी अकाउंटिंग में हम एक बार फिर आए हैं और आज हम आपके लिए अकाउंटिंग कंसेप्ट लाए हैं इशू ऑफ डिबेंचर का। अब जैसे कि वननेस की हमेशा एक परंपरा बनी आई हुई है, क्या बनी हुई है बताइए, कि हम लोग यस प्रथा प्रोटोकॉल बोल सकते हो आप इसको, कि हम लोग कोई भी अकाउंटिंग टॉपिक को समझने के पहले, अकाउंटिंग टर्म्स को समझने के पहले पहले उस टॉपिक को समझते हैं। तो वैसे ही आज इशू ऑफ डिबेंचर पहले समझेंगे और फिर इसकी अकाउंटिंग अपन करेंगे। वैसे तो इसकी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स के लगभग 80% सिमिलर है, यानी अगर आपने इशू ऑफ शेयर आपने कर लिया तो आपका इशू ऑफ डिबेंचर 80% कवर होता है। लेकिन डिबेंचर और शेयर में अंतर तो है ना, तो पहले वो क्या अंतर है और डिफरेंसेस क्या है, डिबेंचर एक्चुअली क्या होता है, डिबेंचर कंपनी कैसे इशू करती है, जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे तब तक अकाउंटिंग टर्म्स को आप समझ नहीं पाओगे। तो पहले हम वो देखेंगे कि डिबेंचर और इशू ऑफ डिबेंचर होता क्या है, फिर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर की बात करेंगे। अब जैसे कि मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर एक्चुअली क्या है ना, तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो 2-3 लैंग्वेज में रपा रप निकाल दूंगा, लेकिन आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। अब मैं इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूं कि पहले डिबेंचर क्या है। जब तक आप डिबेंचर को नहीं समझोगे मेरे को नहीं लगता कि आप उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस समझ पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले डिबेंचर क्या है ये समझ लेते हैं एक बार। देखिए, आज का सेशन थोड़ा बोरिंग टाइप हो सकता है क्योंकि अकाउंटिंग बच्चों को नहीं पढ़ाओ तो ऐसा लगता है कि उनको भाई सर ये एक्स्ट्रा ही बातें कर रहे क्या। एक्चुअली एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हम, दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग टर्म इनडायरेक्टली। अगर आपको ये सब सब्जेक्ट टर्म समझेगा तभी आप उसकी अकाउंटिंग कर पाओगे, इसलिए ये टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहली बात, जो न सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास दिया गया है न पार्टनरशिप फर्म के पास दिया गया है, ये दिया गया है कंपनीज के पास। अब ऐसा क्यों दिया है सर? देखिए, कंपनी क्या है, बड़े पैमाने की दुकान। जब भी आपको बिजनेस को वर्ल्ड इकोनॉमी में चलाना होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी ने क्या कि जो बाइडेन सर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी हमारा डंका अमेरिका तक के बजना चाहिए। अब अगर इंडिया क्या करे तो यानी ना तो हमने सिर्फ अपना इंडिया कवर किया बल्कि मल्टीनेशनल इन कंट्रीज हमने कवर किया। कंपनीज का बनने का मेन पर्पस ये होता है टू एक्सटेंड द लार्ज स्केल, है ना, फ्रॉम नेशनल इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब इतने बड़े पैमाने की दुकान अगर चल रही है, बड़े कंपनी बोले तो बड़े पैमाने की दुकान, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अगर दुकान जितनी बड़ी होंगी उतनी कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। अब अगर कैपिटल अमाउंट अगर ज्यादा लगता है उसको, तो जेन्युइन है कि हम उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न जितने सोर्सेस तो दे सकते नहीं है। वो जो क्यों, क्योंकि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो सोल ट्रेडर स्मॉल स्केल में चाहता है, तो उसको कम अमाउंट ऑफ कैपिटल से उसकी दुकान चल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास कैपिटल कलेक्ट करने के सोर्सेस के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है कंपनीज के पास। अब सर कैपिटल बिजनेस के अंदर चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे कंपनी हो, बिजनेस के अंदर 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया। पहला, या अब देखो सिंपल है, अगर कोई दुकान छोटी हो या बड़ी हो, लागत तो 2 तरीके से आती है, यहां तो खुद का, और खुद का नहीं होगा तो कर्जा लेके बोरोड कैपिटल कलेक्ट करेंगे। यानी कैपिटल के जो सोर्सेस है वो 2 होते हैं एक्चुअली, आइदर ओन और आइदर बोरो, राइट। अब ये सोर्सेस ना तो सिर्फ कंपनी के लिए है बल्कि ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। चाहे आप कंपनी बन के दुकान चलाओ, चाहे आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन के दुकान चलाओ, अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके से आएंगी, खुद की होंगी तो खुद की लगाओगे, या तो कर्जा लेके आप अपनी दुकान को चलाओगे। अब इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ओन कैपिटल को डिफाइन कैसे कर सकते बताओ? अ कैपिटल विच इज नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ओके, इट मस्ट रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस। जब दुकान मालक बंद करता है तो उस वक्त जब सब कुछ बेच बाच के उसके पास लिक्विडिटी बचती है, वो अपना रिटर्न निकालता है वहां से, उसको बोलते हैं ओन कैपिटल। वैसे ही अगर खुद का पैसा नहीं होगा तो वो कर्जा लेगा, क्या लेगा वो, जेन्युइन है कि नहीं? एक में ना कुछ इशू हुआ है, प्रॉब्लम इशू हुआ है।
ठीक है, कंटिन्यू। तो एक नॉर्मल व्यापारी के पास अगर खुद का पैसा नहीं होगा तो बोरोड लेता है, लोन लेता है, डेप्ट लेता है। वैसे ही कंपनीज के पास भी जब खुद का कैपिटल नहीं होता है तो वो बोरोड कैपिटल के पास जाता है। लेकिन बात यहां पे ऐसे आती है कि जो सोर्सेस बोरोड कैपिटल के या ओन कैपिटल के कलेक्ट करने के सोल ट्रेडर के पास होते हैं, उससे कहीं गुना अधिक कंपनी के पास होती है। अब पब्लिक कंपनी के पास तो और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल, अभी कंपनी को अगर ओन कैपिटल कलेक्ट करना है तो कंपनी कैन इशू शेयर्स, राइट? कंपनी कैन इशू, और उससे जो कैपिटल आता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का जिक्र तो काफी डिटेल में आपका इशू ऑफ शेयर में हो चुका है। देखिए मैं फिर एक बार बोलता हूं, अगर आपने इशू ऑफ शेयर टॉपिक नहीं पढ़ा है और आप अगर डायरेक्ट इशू ऑफ डिबेंचर आते हो तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं बना है। पहले आपको कंपनी अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर का पूरा अकाउंटिंग टर्म समझना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं समझते हो तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं बना हुआ है। अब वैसे ही कंपनी के पास जब शेयर की बात करता हूं तो शेयर दो टाइप के होते हैं। ओके, कौन कौन से बताओ? इक्विटी एंड प्रेफरेंस, लॉ ने दो ही शेयर रखे हुए, बराबर की नहीं? और दोनों से जो कैपिटल होता है वो होता है शेयर कैपिटल। वैसे ही कंपनी के पास दूसरा सोर्स है रिटेन अर्निंग। ये रिटेन अर्निंग के ऊपर भी आपको नए पोर्शन में बोनस शेयर दिया हुआ है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का जो जिक्र है उसका कनेक्टिविटी बोनस शेयर से है। तो बोनस शेयर की अकाउंटिंग करने के वक्त में आपको ये रिटेन अर्निंग को वहां पे याद दिलाऊंगा, याद दिलाना। देखिए मैं हमेशा, मेरी एक प्रोटोकॉल बनी आती है, जब मैं कोई आपको करंट टॉपिक सिखाता हूं अकाउंटिंग का तो मैं आगे की प्रोविजंस भी कुछ सिखाता हूं आपको, ताकि अगले टॉपिक में वो बेस बने। क्या बने? वैसे ही कंपनीज के पास भी जब बोरोड कैपिटल कलेक्ट करते हैं तो कंपनी के पास, अब नॉर्मल अगर सोल ट्रेडर कंसर्न के पास अगर बोरोड कैपिटल कलेक्ट करना है तो वो किसके पास जाएगा? वो नॉर्मल दो तरीके से ले सकता है। एक तो या तो वो लेगा बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। ओके, या तो नॉर्मल मार्केट से लेगा। मार्केट से लेने को अपन इंग्लिश में बोलेंगे मनी लेंडर्स, साहूकार लोग जो ब्याज पे बांटते हैं। एक सोल ट्रेडर के पास ये दो ऑप्शन है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली एक बात सोचो, कंपनीज के पास सिर्फ ये दो ऑप्शन हम रखते क्या? कैपिटल अगर लार्ज स्केल में चाहिए तो लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर जस्टिस। तो कंपनी लॉ ने कंपनीज के ऊपर सोर्सेज बढ़ाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसलिए कंपनी के पास इसके अलावा, यानी ये तो दो सोर्स होते ही है, इसके अलावा कंपनी के पास और भी दो तीन सोर्स होते हैं, जिसमें से एक है डिबेंचर। यानी इतनी स्टोरी से आपने क्या सीखा? डिबेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोड कैपिटल। अब एक्चुअली डिबेंचर क्या है और कैसे कंपनी और क्यों यूज करती है, तो इसको एक पिक्चराइज वे पे समझते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स को बाद में करते हैं, पहले अपन एक पिक्चर यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लेकिन उसके लिए देखो, उसके लिए यहाँ पे पहले एक ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, क्या बोल रहा हूं? डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी in an evidence of its acts and it is an acknowledgement. Acknowledgement का मतलब होता है evidences of debt issued by company under its common seal. सबसे पहले यहाँ पे common seal की बता रही है। common seal क्या होता है? It's a signature of company. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर किसी की साइन नहीं होती। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें सोल ट्रेडर साइन मार सकता है, क्योंकि वो एक ही मालक की दुकान है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर साइन मारते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि वो मिनिमम नंबर से उसके अंदर है संख्या। लेकिन मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो किसी एक पर्सन की नहीं है ना वो, दैट्स व्हाई कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वहां पे सिग्नेचर की जगह कॉमन सील होता है। अब ये बात तो मान गया कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, क्या ये? और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पूछो क्यों? कॉमन सील है। कॉमन सील आने के बाद यानी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिकामे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉमन सील नहीं लगती है। कॉमन सील कब लगती है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, अब ये एक एविडेंस का काम करता है। कैसे? तो इसको अपन एक स्टोरी के माध्यम समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, देखिए डिबेंचर की नौबत क्यों आती है? देखो, जब भी कंपनी को लोन की आवश्यकता होती है तो जिस तरीके से कंपनी ओन कैपिटल आम जनता से टुकड़ों में शेयर बेचकर कलेक्ट करता है, वैसे ही कंपनी को जब लोन की आवश्यकता होती है तब भी कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि कंपनी आम जनता के पास जाके टुकड़ों में लोन की अमाउंट भी ले सकती है। अगर मैं शेयर और डिबेंचर की बात करूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
यहां पे भी स्मॉल अमाउंट्स में टुकड़ों में फेस वैल्यू बनाकर, छोटी सी एक मिनिमम वैल्यू बनाकर हम लोग कैपिटल कलेक्ट करते हैं। वो कैपिटल ओन कैपिटल बन जाता है क्योंकि उससे मालक बनाते हैं हम लोग। यहां पे भी हम छोटी छोटी अमाउंट से आम जनता के पास अपील करते हैं कि अगर तुमको लोन देना है, इफ यू हैव सरप्लस अमाउंट, आप हमें लोन दीजिए, हम लोन देने को रेडी है। जितना बनता है उतना कीजिए, मिनिमम वैल्यू हम तय करेंगे, उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको हम? मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। और जितना तुमको बनता है उतना आप अप्लाई करो, फिर हमको अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन आ गया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा आया तो रिटर्न कर देंगे, भाई इतना ही चाहिए हमको लोन। इस तरीके से एक मिनिमम वैल्यू से हम आम जनता से टुकड़े टुकड़ों में डिबेंचर्स बेचकर लोन लेते हैं। दैट्स व्हाई डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट बनती है, जैसे शेयर एक डॉक्यूमेंट है। अब इसको समझते हैं कि क्यों आम जनता इस इंस्ट्रूमेंट में कंपनी को लोन देती है। इसके लिए एक पिक्चर समझते, देखिए सपोज क्या हुआ, ये है मिस भूमि ये बन चुकी है, अज्यूम करो, ओके। और उसकी साल की 15 लाख का पैकेज है, 15 लाख रुपए साल कमा रही है। अब भूमि खर्चा भी कितना करेगी बेचारी, कर करके भी, तो उसकी 1 साल 2 साल से जॉब लग चुकी थी पास के, और 2 साल से उसने सेविंग की हुई है काफी अच्छी। कितनी? तो उसके पास सेविंग है 5 लाख रुपए, खर्चे माइनस करके 5 लाख रुपए उसके पास सेविंग है 2 साल की। अब वो यहां पे इस तरीके से बाकी खर्चा किया, बोलती लाइफ एक ही बार मिलती है, तो फुल उद्यम करती है, जीती है, घूमने आती है, वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रही है, ठीक है, यानी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना लाइफ के अंदर। अब हुआ इस तरीके से 5 लाख रुपए भूमि के पास सेविंग पड़ी थी। एक दिन भूमि की मम्मी ने बोला 5 लाख रुपए रख रही है यहाँ पे, कोई उठा के ले जाएगा, फिर नहीं बोलना हमको। भूमि सही में यार, यहां से कोई भी ले जाएगा, भाई मांगता है, कभी ये मांग रहे, सबको दिख रहा, तो कोई भी आ रहा लाओ। और पैसों को जल्दी पैर होते, जाते जल्दी, आते भी जल्दी नहीं है, आते मुश्किल से, जाते पूछो भूमि से, भूमि है ना। तो वो यहां पे इस तरीके से वो डायरेक्ट गई बैंक के पास, अज्यूम करो ये बैंक है। देखो क्यों आम जनता, ये बैंक, ओके। अब ये बैंक के पास गई भूमि और बोली कि मुझे एफडी करना है। वहां पे बैंक का मैनेजर सागर था, तो सागर ने पूछा कितना अमाउंट एफडी करना है, तो भूमि बोली 5 लाख रुपए एफडी करना है 2 साल के लिए, डन, या 3 साल के लिए, क्योंकि इनकम तो आवक चालू ही है, तो वो जो आएंगे वो खर्चे में आ जाएंगे, लेकिन 5 लाख की सेविंग हो जाएगी। तो सागर से पूछा कितना ब्याज दोगे। अब डेफिनेटली भूमि एफडी करेगी तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा ना। तो सागर ने बोला से एफडी रेट चल रहा है 7% पर एनम, ओके। सागर ने बोला 7% पर एनम उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5 लाख के ऊपर। तो भूमि बोली ये तो बहुत कम हो गया। ऑन द अदर एंड बैंक के साथ एक और पिक्चर चल रही थी, वो था मिस्टर दक्ष और सार्थक। ये दोनों एक पब्लिक कंपनी चला रहे थे और ये दोनों डायरेक्टर्स थे। कौन थे? इसकी डायरेक्टर की सेक्रेटरी जो थी कंपनी की, वो थी नेहा। ये दक्ष है और ये सार्थक है, ओके। ये एक कंपनी चला रहे हैं, पब्लिक कंपनी DS कंपनी लिमिटेड, और वहां पे सेक्रेटरी जो थी वो थी मिस नेहा। अब वो इस तरीके से मिस्टर दक्ष और सार्थक ने अनुभव किया और कंपनी के सेक्रेटरी ने भी अनुभव किया कि कंपनी रिक्वायर्ड कैपिटल। अब यहीं पे वो गई सीधा बैंक के पास, क्योंकि जब भी हमको लोन की आवश्यकता होती है तो हम डायरेक्ट मांगते बैंक के पास।
अब बैंक का तो काम ही है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, हमने प्राइमरी फंक्शन बैंक के पढ़े हुए। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे अब जैसे ही दक्ष ने सार्थक ने इंक्वायरी करने के लिए किसको भेजा, नेहा को भेजा, और बोला जाओ देख के आओ बैंक के पास कितना लोन रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो कमर्शियल लोन चाहिए इसको कंपनी को, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं 15% पर एनम। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे क्या हुआ, यानी देखो कहने का क्या, बैंक का काम क्या है, यहां से वो लोन ले, यहां से एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट और यहां पे चुकाएंगे, बीच में जो मार्जिन होती है वो उनकी कमाई है कि नहीं। यानी बैंक के पास अगर भूमि डिपॉजिट करने जा रही है तो उसको सिर्फ मिल रहा है मात्र 7%, बैंक ले रही है 7% से इंटरेस्ट, और यही पैसा कंपनी को चुकाएगी अगर लोन अप्रूव हो गया, तो वो हो गया कितना, 15% पर एनम। अब दक्ष और सार्थक के दिमाग में एक दिमाग की बत्ती गुली, उसने नेहा ने मीटिंग बुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और सार्थक और दक्ष ने बोला कि बैंक पैसा लाती कहां से आखिर, तो बैंक के पास कोई मशीन तो नहीं है पैसा बनाने की, कमर्शियल बैंक्स के पास, वो आरबीआई के पास है, और आरबीआई तो पब्लिक कॉमन पीपल या कंपनियां डील करती नहीं है, वो तो बैंकर्स बैंक है। कौन है वो, तो बैंक, अब तुम बताओ कोई कमर्शियल बैंक के पास नोटा बनाने की मशीन है क्या, नहीं है। वो क्या लेती कहां से, पब्लिक से लेती है और देती है हमको, चुकाती है व्यापारियों को, चाहे वो सोल ट्रेडर हो कंपनी क्यों ना, बराबर की नहीं। तो सार्थक और दक्ष ने बोला क्यों ना हम आम जनता के पास ही जाए, जब मीडियम ऑफ सोर्सेस वही है पैसा आने का बैंकों के पास भी, और वही पैसा हमको चुका रहे, तो एक काम करते हैं हम आम जनता के पास जाते हैं और आम जनता को अपील करते हैं कि तो हमको लोन दो 12% से, इससे क्या होगा, या 11% से, इससे क्या होगा, 3-4% उनके फायदे, 3-4% हमारे फायदे देंगे, तो दोनों का फायदा होगा। लेकिन आम जनता को अगर बोले पैसा दो, देंगी नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि बैंकों को एफडी करना वो सिक्योर समझती है, लेकिन दुकान वालों को अगर लोन लेने पे आए आम जनता तो बोलेंगे नहीं डूब गया तो पैसा। तो वहां पे लॉ ने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए और उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर। तो क्या हुआ, अब जैसे एग्जांपल भूमि बाहर मिली किसको, नेहा को, और नेहा ने बोला एक्सक्यूज मी आप प्लीज 2 मिनट आइए इधर, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब ऐसे कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बात नहीं करती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। नेहा ने ऑफर किया कि आप यहाँ पे क्यों आए थे, तो भूमि ने बोला 5 लाख रुपए रखने आई थी लेकिन इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा। तो नेहा ने बोला उसको, नेहा कौन है, कंपनी की सेक्रेटरी, ओके, नेहा ने सीएस किया हुआ था, अज्यूम करो, हाँ ओके। अब यहां पे तो नेहा ने एक ऑफर किया भूमि को कि भूमि देखिए आप 5 लाख रुपए रख रहे हो, आपको मात्र 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यही पैसा बैंक हमको देंगी आपसे लेकर, हमको 15% पड़ रहे, तो क्यों ना हटाओ बैंक को, आप हमें लोन दे दो डायरेक्ट। तो भूमि बोलेंगी सिक्योरिटी क्या है, तो बोला आप जब हमको लोन दोगे ना 7 जितना भी आपको देना है, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए, तो बकायदा हम आपको उसका एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्या बोलेंगे उसको हम। और इस सर्टिफिकेट का काम क्या है, ये एविडेंस है आपके पास, ये एविडेंस है आपके पास कि आप कंपनी की कर्जदार रहोगे, और इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, कितने साल के लिए कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ये सब हम पहले ही आपको लिख के देंगे बकायदा। इसका अप्रूवल पूरे इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है और लॉ ने इसको अप्रूव किया हुआ है, यानी पूरा काम पक्के में हो रहा है। जैसे नॉर्मल आप एफडी करते हो बैंक के पास, ऐसा नहीं समझा रही है भूमि को, तो आपको डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है, एफडी रिसिप्ट बकायदा। हम आपको जब लोन आप हमें दोगे तो जितने भी साल का हमने लोन आपसे मांगा है वो आपने अगर अप्रूव कर दिया हमसे, तो हम आपको बकायदा सर्टिफिकेट बना के देंगे। इसके अंदर बकायदा कॉमन सील भी रहती है, और कोई भी रिकामी डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी की कॉमन सील होती नहीं, यानी ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसलिए दे रहे। तो बोला, भूमि ने बोला इस बीच में अगर कंपनी डूब गई तो नेहा ने उसको एक और ऑफर दिया, ठीक है अगर आपको ऐसा कोई शक हो रहा है कि आप रिडम्पशन पीरियड के कार्यकाल के बीच में, रिडम्पशन है जिस दिन आपका ड्यू अमाउंट वापस मिलेगा आपको लोन अमाउंट, उस बीच में अगर कंपनी बंद हो गई
दुकान बंद हो गई तो हमारा पैसा तो गया, भूमि बोलेगी, या बैंक को तो हम वसूल सकते, तुमसे कैसे वसूलेंगे? तो नेहा ने बोला अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपको बकायदा डिबेंचर सिक्योर करेंगे। सिक्योर ने क्या कि जितना हम आपसे लोन ले रहे हैं, जितना हम आपसे लोन ले रहे हैं उतने का ही एसेट हम एक इंटरमीडिएट एजेंसीज को बनाएंगे, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज। क्या बोलेंगे इसको हम? उनके साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे, डीड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? ट्रस्ट डीड। और वो अग्रीमेंट साइन करने के बाद हम उनके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एसेट को गिरवी रखेंगे, मॉर्गेज करेंगे और उनको राइट देंगे कि अगर रिडम्पशन पीरियड के कार्यकाल के बीच में कंपनी डूब जाती है तो जो भी जिनसे हमने डिबेंचर के माध्यम से यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट बेचकर हमने अगर लोन लिया है, क्या लिया है? लोन लिया है, तो हम आपको राइट देते हैं कि आप इस बीच में वो एसेट बेचकर उनका रिकवरी कर देना। इतना पक्का काम तो बैंक भी नहीं करती है। तो जो अब बताओ, ऐसी बातें जब बताई गई नेहा द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी द्वारा भूमि को, तो कोई भी पैसा लगा देगा, क्योंकि इतना सिक्योरिटी तो बैंक भी करती नहीं। पूछो क्यों? बैंक ने कभी तुम्हारे एफडी के लिए एसेट मॉर्गेज रखा क्या? कभी नहीं रखा, लेकिन यहां पे कंपनी रखती है। तो इस तरीके से बैंकों के पास न जाते हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास न जाते हुए, मनी लेंडर के पास न जाते हुए कंपनी डायरेक्ट आम जनता को अप्लाई करती है और बोलती है कि हमको डायरेक्ट आप लोन दो। आप क्यों बैंकों के पास जा रहे हो? फिर हम ले बैंकों के पास जाके बेटर है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करते, डायरेक्ट बात करते, बकायदा पक्के में काम करके दे रहे आपको पूरा। जैसे बैंक में पक्का काम होता है वैसे आपको यहाँ पे बकायदा पक्के में काम कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए हम एसिड भी गिरवी रख रहे हैं, आप हमको लोन दो। तो इस तरीके से ये सोर्सेस कंपनी के पास है और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर। समझा आपको? क्लियर? तो डिबेंचर क्या था, क्यों था और क्यों आम जनता इन्वेस्ट करती, समझा? अब देखो यहाँ पे भूमि क्यों इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि बैंक के पास एफडी में उसको कितना मिला था? 7%। यहां कितना दे रहे हम? 11% दे रहे हम उसको। 4% हमारा फायदा, 4% उसका फायदा। तो इस तरीके से दोनों का फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से कंपनियां डायरेक्ट अपील करती है आम जनता को, हमको डायरेक्ट लोन दो, और जिनके पास सेविंग्स होती है वो लोन देते भी है और उस पर इंटरेस्ट एंजॉय करते हैं, और वो इंटरेस्ट उस पर्सन के लिए बन जाता है इनकम, कंपनी के लिए बन जाता है एक्सपेंस। नॉट पर्सनल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बस यही सोर्स है कंपनी के पास। सर और भी सोर्स है? यस, और भी बहुत सारे सोर्स है, जैसे लाइक बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, लेकिन इसके ऊपर सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ये आपके अभी कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसलिए मैं आपको डिबेंचर समझाया। अब सर ये भूमि के पास 5 लाख रुपए था, सर सभी के पास तो ना 5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे। तो एक बात समझिए, जिस तरीके से कंपनी शेयर का पैसा टुकड़ों में लेती है, कैसे लेती है? टुकड़ों में लेती है, वैसे ही मैं आपको बता दूं कंपनी डिबेंचर का पैसा भी टुकड़ों में स्मॉल अमाउंट में लेती है, और एक टुकड़ा कितने का उसने फिक्स किया, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। यानी आपने क्या सीखा? शेयर की जैसे मिनिमम वैल्यू होती है वैसे ही डिबेंचर्स की भी फेस वैल्यू होती है। कितना रखती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी 100 रुपए, मे बी 1000 रुपए, मे बी 50 रुपए, मे बी 20 रुपए, जितना भी रखा उसने वो आपको बताती है जब कंपनी लोन लेती है। तो कंपनी आम जनता से लोन ले सकती है डिबेंचर्स। अब तो 100 रुपए में क्या होगा? तो बूंद बूंद से सागर बनता है। कैसे बोलो कैसे? अब आप बताओ, अगर हमने मिनिमम वैल्यू कम फिक्स रखी तो जो गरीब, मिडिल क्लास जो भी होंगे, जितनी भी जिनसे बनती है, वो सब हम हमारे ये सोर्स में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और यही मैंने बोल दिया नहीं 1 लाख रुपए कम से कम लगता, तो बताओ कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? दैट्स वाई ज्यादा से ज्यादा रीचिंग होनी चाहिए पब्लिक की। बकायदा पक्का काम है यहाँ पे भी, जैसे बैंक के पास एफडी करते वैसे हमारे पास रखो पैसे, हम उससे व्यापार करेंगे, कमाएंगे, कमाई कुछ हिस्सा तुमको इंटरेस्ट कर देंगे। हम कमाते नहीं कमाते, हमारा प्रॉफिट होता है नहीं होता है कंपनियों का, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुमको जितना हमने इंटरेस्ट रेट एनुअली बोला है उतना आप जब बोलोगे हम आपको ब्याज देते रहेंगे जब तक हम रिडीम नहीं करते। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। बोलो क्या ड्रॉबैक है? ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, 10-10 साल, 20-20 साल, 5-5 साल
कंपनी लोन लेती है इस सोर्स के माध्यम से, और जब तक के रिडीम नहीं करती तब तक आप कंपनी की कर्जदार हो, और कर्जदार को कंपनी वो बोलती है क्रेडिटर। क्या बोलती है? और जो पर्सन इस सोर्स में इन्वेस्ट करता है, चाहे आपने एक डिबेंचर खरीदा हो या 100 डिबेंचर खरीदा हो, वो पर्सन को बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या बोलते इसको हम? यानी अ पर्सन हु परचेज डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। यहां तक क्लियर है पिक्चर? कोई डाउट नहीं है। अब मजे की बात क्या है, जैसे एग्जांपल अभी सपोज किसी एक्स नाम के पर्सन के पास 2000 रुपए है और कंपनी को इन्वेस्ट करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, हमारे कंपनी के अंदर डिबेंचर खरीदना है, डिबेंचर खरीदना है। तो बताओ अगर हमने 100 रुपए का एक डिबेंचर रखा तो उसको कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे? 20। कैसे? अगर 100 का एक डिबेंचर तो 20 डिबेंचर कितने के होंगे बोलो? तो उसकी 2000 रुपए बोरोड कैपिटल हमारे पास कलेक्ट हो गया और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने क्या किया, फेस वैल्यू अगर मिनिमम रखा तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है बताओ? इसका बेनिफिट ये मिलता है कि कोई भी अप्लाई कितना भी नंबर ऑफ डिबेंचर कर सकता है। सॉरी। अब इशू ऑफ शेयर की तरह यहां पे भी कंपनी पहले डिबेंचर्स के लिए इनवाइट करती है, यानी कभी भी जाके कंपनी के पास टपक जाओगे, बोलेंगे ये लो मेरे पास 1 लाख रुपए सेविंग थी, ले लो। कंपनी बोलेगी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? व्हेन द कंपनी रिक्वायर्ड कैपिटल, कंपनी फर्स्ट इनवाइट द पब्लिक बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। यानी ये क्या बोला सर आपने? जिस तरीके से कंपनी जब शेयर बेचती है, हिस्से बेचती है, मालिकाना शिप बेचती है, तो कंपनी पहले इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टस निकालकर। वो प्रोस्पेक्टर कौन सा भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर भी वेरिएशन होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर, एब्रिज प्रोस्पेक्टर, राइट इशू, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, ये सब बहुत सारे वेरिएशन होता है। वैसे ही कंपनी यहां पे भी जब आम जनता से लोन लेने की रिक्वायरमेंट नौबत आती है तो पहले कंपनी आम जनता को ऑफर करती है। क्या करती है? ऑफर, इनवाइट करती है। और इनवाइट करने के लिए कंपनी को इशू करती है प्रोस्पेक्टस। अब सर सवाल यह आता है क्या कंपनी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से ही डिबेंचर्स बेचकर लोन अमाउंट कलेक्ट कर सकती है? नहीं, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है और कंपनी राइट इशू ऑफ डिबेंचर भी कर सकती है। राइट इशू क्या होता है मालूम आपको? बताओ। जब कंपनी लोन आम जनता से डिबेंचर बेचकर न कलेक्ट करते हुए वो अपने एग्जिस्टिंग मालकों को बोलती है कि तुम मालक थे ना, अब तुम लोन दे दो, तुमको हम क्रेडिट बनाएंगे, 2 आइटम देंगे। यानी तुम मालक हो, उस पर हम तुमको शेयर के ऊपर तुमको हम डिविडेंड देंगे, और जब तक तुम्हारा ये लोन रिडीम नहीं करते तब तक हम तुमको इंटरेस्ट भी देंगे, ना 2 चीज देंगे। तो तब कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स से जब लोन लेती है डिबेंचर बेचकर तो उसको बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं इसको हम? और मजे की बात क्या है, आपके अकाउंटिंग के अंदर राइट इशू का भी अकाउंटिंग है। हाँ, ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट का भी है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका इशू ऑफ शेयर कंसेप्ट क्लियर है, कंपनी लॉ आपका क्लियर कंसेप्ट है SP 12 का, डेफिनेटली डिबेंचर आके ही रहेगा। शेयर के जैसा ही डिबेंचर है, बस छोटी अमाउंट में ओन कैपिटल कलेक्ट किया शेयर, छोटी अमाउंट में टुकड़ों में बोरोड कैपिटल कलेक्ट किया, बोलेंगे डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर में एक ही अंतर है बस, इट्स अ सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, इट्स अ सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, बस और कोई अंतर नहीं। अब बच्चे की बात क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस भी लगभग सेम है। यानी सर मतलब क्या है? देखो सुनो, जिसे कंपनी एक डिबेंचर के पैसे शेयर के पैसे टुकड़ों में लेती थी, याद करो, इंस्टॉलमेंट में। यानी आपका अगर 100 रुपए हमने फेस वैल्यू रखा शेयर का, तो अपन याद करो इंस्टॉलमेंट में लेते थे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी। और मजे की बात क्या है, डिबेंचर का पैसा भी टुकड़ों में लेते हैं। अब सर फिर इंटरेस्ट किससे मिलता होगा? जो अमाउंट हमारे साल के एंड तक जमा हो गई तुम्हारी इंस्टॉलमेंट, उस पे इंटरेस्ट, पेड अप कैपिटल पे। क्या बोल समझ है? यानी यहां पे भी पेड अप कैपिटल बनता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप नए नवेले हो, आपको डिबेंचर का डी भी नहीं पता, आपको शेयर का एस भी नहीं पता, तो ये आपके टप नहीं बना आपके लिए। आपको पहले इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा कैसे होता है, बाकायदा डीपली मैंने कंसेप्ट बताए हुए। 6 दिन तो सिर्फ हमारा थ्योरी पार्ट कंसेप्ट चले थे, बेसिक है ना, तो वो आपको आएगा तो ये आएंगे। हाँ, अब इसकी इंस्टॉलमेंट जनरली 2 होती है। एक होती है एप्लीकेशन मनी, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, और दूसरी होती है डिबेंचर अलॉटमेंट मनी। बस
अब सर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जितने भी मैंने आज तक के प्रैक्टिकल लाइफ में या थ्योरेटिकल लाइफ में देखे हुए हैं, उसमें ये 2 ही इंस्टॉलमेंट ज्यादातर डिबेंचर के ऊपर चलाया जाता है। यानी शेयर की तरह 4-5 इंस्टॉलमेंट खींचा नहीं जाता इसको। पूछो क्यों? लोन अमाउंट है ना। अरे अगर ज्यादा जल्दी ले लेंगे तो उतना पैसा यूज महंगा, तभी तो ब्याज देना पड़ेगा ना अपने को। यही 5-5 इंस्टॉलमेंट चलाते बैठेंगे तो हम यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो ब्याज कैसे देंगे? फिर रिडेम्पशन पेज बीच में आ गया तो इसलिए रिडीम करना है, एक समय के बाद ये पैसा आपको वापस करना है। लोन है ना, आम जनता से लिया हुआ है लोन, लेकिन शेयर का पैसा आजीवन काल में वापस नहीं होता। वो शेयर होल्डर को चाहिए तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेचना पड़ता है उसको। समझा आपको? सर ये भी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। यस, इट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी फॉर शेयर होल्डर, सॉरी फॉर डिबेंचर होल्डर। समझा आपको? क्लियर? अब मजे की बात क्या है यहाँ पे, सुनो। अब जैसे याद करो, शेयर का पैसा जो भी इंस्टॉलमेंट आ रही थी हम कहां डाल रहे थे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, अपना गल्ला था। वैसे ही यहां पे भी अकाउंटिंग टर्म्स में इनडायरेक्टली आ गया हूं। डिबेंचर का जो पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी हो अलॉटमेंट मनी हो, वो डिबेंचर अकाउंट में जाता है, यानी डिबेंचर अपना दूसरा गल्ला है। एंट्री प्रोसीजर लगभग 90% सेम है। इंटरेस्ट वगैरह, रिडम्पशन एंट्रीज, इंटरेस्ट की एंट्री, कॉल्स एंड अरियर्स नहीं, वो तो सेम ही है। बस 2-3 इंटरेस्ट की एंट्री होती है नया यहाँ पे, और यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री होती है, बस ये नया है। बाकी तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है। हाँ, इंटरेस्ट पेड की एंट्री होंगी ना, तब वो तो बोल रहा हूँ इंटरेस्ट का पूरा मैटर अलग से आएगा और दूसरा मैटर आएगा अलग से रिडम्पशन का। अरे ड्यू डेट आ गई तो रिडीम की एंट्री नहीं करोगे क्या? नहीं करो, उसकी भी एंट्री होगी ना। एंट्री वही होंगी नॉर्मल, नोट आएंगी बैंक से, जाएंगी भी बैंक से। समझा? लेकिन कैसे करना है उसको यहां पे लिखना है। अच्छा, एक और सबसे मजे की बात है, समय समय पर डिबेंचर ऑफर जब कंपनी करती है तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट से करती है। वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर खेले, और जो भी इंटरेस्ट रेट वाला डिबेंचर आपके पास है वो उसके आगे लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखो, 3 महीने पहले कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आ रहा है तो आन दो, घर आई लक्ष्मी को रुपया, तो कंपनी बोलेंगी कंपनी ऑफर 5 लाख डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच। अब 5 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए और एक की 100 रुपए सब रखे फेस वैल्यू, तो कंपनी के पास टोटल मिला के 5 करोड़ रुपए आएगा। अरे 5 करोड़ होते ना, तो ये 5 करोड़ रुपए जो कैपिटल आया, इसका इंटरेस्ट रेट जो रखा वो रखा सपोज 10%। यही अभी 3 महीने बाद कंपनी दूसरा स्लॉट निकालेगी और उसमें कंपनी सपोज 2 लाख डिबेंचर निकाल रही है 100 रुपए वाले। ये 100 रुपए क्या है? उसकी फेस वैल्यू है। हाँ, फेस वैल्यू इशूइंग वैल्यू, ठीक है, चलेगा, बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे कंपनी तुमको 12% डिबेंचर इंटरेस्ट रेट देती है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा वो आगे लगाया जाता है। एंट्री में भी आपको इंटरेस्ट रेट दिखाना है। वो जो क्यों? अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्लॉट वाले डिबेंचर, लॉट वाले डिबेंचर निकाल जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर डिबेंचर के पास कौन सा लॉट वाला डिबेंचर है उसकी अकाउंटिंग कंपनी के अंदर करनी पड़ती है। अब अकाउंटिंग डिबेंचर होल्डर के हिसाब से नहीं करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक एक डिबेंचर होल्डर के लिए अकाउंट नहीं करेंगे, यूनिवर्सल टोटल अकाउंटिंग करेंगे। और वो कैसे होती है मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर में कराया हुआ है, सेम प्रोसीजर है यहां पे भी। अब सवाल ये आता है कि सर डिबेंचर कैसे ऑफर किया जाता है, तो उसके ऊपर आते हैं पहले, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर। अब उसके पहले यहाँ पे डिबेंचर कितने टाइप्स के ऑफर कर सकते कंपनी, यानी कंपनी लॉ ने कंपनीज को ऑप्शन कितने दिए हुए, तो इतने सारे ऑप्शन है भाई। अब ये क्या है? देखिए, ये बेसिस है, बेसिस यानी एक एक व्यू पॉइंट रखा गया है। अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ बात करूं तो डिबेंचर बताओ सिक्योर अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर डिबेंचर किसे कहते हैं बताओ? 12th का एसपी हुआ है आपका। हाँ, सिक्योर डिबेंचर ने जब भी कंपनी लोन अमाउंट आम जनता से डिबेंचर बेचकर कलेक्ट करेगी और उसके लिए पहले डिबेंचर ट्रस्टीज को अग्रीमेंट बनाकर अपनी एसेट, कंपनी की एसेट 2 तरीके से, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज से गिरवी रखती है। क्या रखती है? तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। और सिक्योर डिबेंचर के पैसे रुकते नहीं। क्यों? अगर इस बीच रिडम्पशन पीरियड के बीच में अगर कंपनी डूब गई तो आपके ट्रस्टीज एसेट बेचकर आपका डिबेंचर होल्डर्स का रिकवरी कर देता है। अनसिक्योर डिबेंचर बोलते हैं, अनसिक्योर डिबेंचर ने वो डिबेंचर
जिसके लिए कोई एसेट गिरवी रखते नहीं और ना ही कोई डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। लेकिन नए एक्ट में मेरे ख्याल से शायद से अनसिक्योर्ड डिबेंचर को प्रोहिबिट किया गया है। अब तुम्हारे आईसीए ने अकाउंटिंग टर्म में किया है कि नहीं किया है मेरे को नहीं पता। नए एक्ट में 2013 के एक्ट में इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, ऐसा एसपी बोलता है सब्जेक्ट। कंपनी लॉ में प्रोविजंस क्या है वो एक बार देखनी पड़ेगी नई वाले अमेंडमेंट्स पे। ओके क्लियर। दूसरा आता है कन्वर्टिबिलिटी। अब कन्वर्टिबिलिटी डिविजन करता हूं, ऐसा डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइप में तुमको क्यों बता रहा हूं बच्चा लोग, जैसा टाइप वैसा उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ, आपको कन्वर्टिबल डिबेंचर आ गया तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, आपको डिबेंचर से पैसा निकालकर शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा। तो वो हिसाब से यहां पर तो ध्यान दो। कन्वर्टिबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। और जब तक वो कन्वर्शन नहीं हुआ तब तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही आप कन्वर्ट हो गए आप बन गए मालक। कौन बन गए? और मालक बन गए तो उस दिन से आपका डिविडेंड चालू होगा, इंटरेस्ट नहीं, बंद इंटरेस्ट बंद। तो क्लियर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सब रिडीम हो सकता है। क्या हो सकता है? और रिडीम अभी यहां पे आता है परमानेंस में, यानी कैपिटल लंबा समय हो कि नहीं है। जनरली बोरोड कैपिटल है तो रिडीमेबल है, क्या है वो। लेकिन कभी कभी कंपनी लॉ ने कंपनीज को ऑप्शन भी दिया है कि कंपनी आजीवन काल में तुमको ये पैसा वापस नहीं करेंगे, आजीवन काल तुम ब्याज लेते रहो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई डिबेंचर इशू होता ही नहीं है। पहली बात ये सिर्फ बुक में दिया है, लॉ ने दिया है, रखने के लिए रखा है। जनरली मोस्ट डिबेंचर आर रिडीमेबल। क्या होंगे वो? अब रिडीमेबल डिबेंचर उसको बोलते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या होता है बेटा? अब रीपेमेंट क्या होता है बताओ? जो डिबेंचर्स एक समय के बाद वापस किया जाए। क्या किया जाए? तब वो वापस कब करेगी? वो आपको ऑफर करते हो कि बताएंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका लोन अमाउंट वापस कर देंगे हम लोग। तो उसको बोल देंगे रिडीमेबल। क्या बोलेंगे इसको हम? और इरिडीमेबल किसको बोलेंगे? हाँ, जो आजीवन काल के अंदर कंपनी रिडीम नहीं करेगी, यानी आप कंपनी कर्जदार रहोगे आजीवन काल के अंदर जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में। और जिस दिन कंपनी वाइंडिंग होगी आपका लोन अमाउंट आपको लिक्विडेट करते वक्त वापस किया जाएगा। ओके, तब तक आप ब्याज खाते रहो, एंजॉय करो। क्या करो? एंजॉय। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इशू करते वक्त किया होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आजीवन काल चलेगा। ऐसा कोई डिबेंचर कंपनी बेचती नहीं है। पूछो क्यों? क्यों बताओ क्यों? अरे कॉमन सेंस लगाओ, तुम लगाओ। कोई भी अपने आंख पर जिंदगी भर लोन लेगा क्या? कौन चाहेगा? कोई भी दुकानदार चाहेगा क्या? तो कंपनी भी तो दुकान नहीं पड़ा सी, तो व्यापार के हिसाब सोचो ना उसका भी। आगे निगोशिएबिलिटी। अब निगोशिएबिलिटी का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है एक्चुअली। अब दो आते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? सुनो, जिस डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर बकायदा डिबेंचर होल्डर्स की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। क्या होती है? पूरी, यानी उसका नेम, उसका एड्रेस, सब। और भी तो सिलक नंबर ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू, अमाउंट पेड, ये तो लिखा ही होता है। बाकी सब लिखा होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और जिसके लिए कंपनी अपने पास डेटा मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स मेंटेन करती है, यानी उनका रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर में उसका नाम है बकायदा डिबेंचर का, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर का एक ड्रॉबैक है, क्या है बताओ? इसको ट्रांसफर इजीली नहीं होता है। इसका ट्रांसफर बहुत लेंदी है अगर डीमेट को हटा दिया जाए। अगर रीमेड फॉर्मेट में इसको ट्रांसफर करना है, जैसे एग्जांपल अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक्स नाम का पर्सन हमारा डिबेंचर होल्डर है, उसको अब वाई को बेचना है और उसके बाद अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है तो उसका प्रोसीजर लंबा है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भरेगा, कंपनी के पास देगा, लंबी प्रोसीजर होती है उसकी रीमेड फॉर्मेट। डीमेट में तो आज सिर्फ बुक एंट्री से ही शेयर डिबेंचर 1 सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बिक जाता है। लेकिन अगर रीमेड फॉर्मेट में, मैनुअल फॉर्मेट में अगर डिबेंचर या शेयर बेच जाओ ना, लंबा प्रोसीजर है, वो सब कंपनी लॉ की आपको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। यहां तक क्लियर पिक्चर? इसके बाद आता है बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर अच्छा होता है, बोलो क्या होता है? बेरर डिबेंचर ने ब्लैंक डिबेंचर, पूरा ब्लैंक नहीं होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने अलॉटेड है, अमाउंट कितनी पेड है, ये सब उसकी डिबेंचर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन डिबेंचर होल्डर की पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्लैंक हो जाती है। और ऐसा डिबेंचर जो है वो बाय डिमांड मिलता है। क्या मिलता है? बाय, यानी कंपनी को पहले आपको डिमांड करना पड़ेगा। और मजे की बात क्या है, ये डिबेंचर, बेरर डिबेंचर ट्रांसफर होगा बाय मेयर डिलीवरी।
देने से, यानी आपने दे दिया किसी को, उसका हो गया। अब ये इतना डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं बताओ मैं। 12th में आपका डिटेल कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपके एसपी के सर ने लिया होगा, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा। ओके क्लियर? हाँ, जनरली मैं ही पढ़ाता हूँ एसपी तो यहाँ पे, लेकिन कंपनी लॉ जिसने पढ़ाया होगा उसने आपको डिटेल कंसेप्ट दिया होंगे। मैं आपको यहाँ पे कोई कंपनी लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, मैं आपको उसकी अकाउंटिंग करा रहा हूँ, तो इसलिए जल्दी ये रफ्तार से निकलोगे तो अकाउंटिंग शुरू होगी अपनी। ओके, अब ये वाला मैं प्रायोरिटी, ये हमने भी कभी एसपी में नहीं पढ़ा था, याद करो। प्रायोरिटी कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो, सिक्योर डिबेंचर ना, सिक्योर डिबेंचर उसी, अगर सिक्योर डिबेंचर आता है तो सेकंड ऑप्शन प्रायोरिटी में आता है। प्रायोरिटी यानी क्या? फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। यानी सुनो, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर बोलते हैं, सुनो, जब भी कंपनी सपोज डिबेंचर सिक्योर्ड बेचती है, क्या बेचती है? सिक्योर्ड के लिए क्या होगा? अपनी एसेट मॉर्गेज लगी। तो एसेट मॉर्गेज रखने के बाद अगर कंपनी डूब गई, क्या हो गई? मान के चलो मैंने 10 साल के लिए तुमसे लोन लिया, मैं कौन? कंपनी राइटर, सिक्योर डिबेंचर बेचा तुम सबको। अब कंपनी डूब गई, अब मैंने सपोज 10,000 लोगों में से 6,000 लोगों को फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर रखा था और 4,000 लोगों को सेकेंड मॉर्गेज। तो पहले कंपनी के ट्रस्टी से करेंगे, डिबेंचर ट्रस्टीज पहले एसेट बेचेंगे, पहले रिकवरी फर्स्ट मॉर्गेज वालों को पेमेंट करेंगे, उसके बाद कुछ बचता है पैसा, उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू होंगी एसेट्स की बेचकर, तो जाके सेकेंड मॉर्गेज को प्रायोरिटी मिलेगी। समझा? इन्हें एक ही एसेट को जब आप 2 बार मॉर्गेज होते, 2 बार मॉर्गेज, 2 बार स्लॉट निकालूंगी मैंने यहाँ पे, फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज बोलते हैं। फर्स्ट चार्ज और, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर। लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको मिलते हैं? फर्स्ट चार्ज वाले। क्लियर? समझा आपको? तो ये डिबेंचर के टाइप से। अब सवाल यहां पे ऐसा आता है कि एक कंपनी अगर डिबेंचर निकालती है तो कैसे निकालती है, उसके पीछे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे तो अकाउंटिंग टर्म्स आपको आएगा नहीं। याद करो, जब मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग कराई थी बच्चा लोग, तो उस वक्त मैंने आपको प्रोसीजर भी कराई थी, याद करूंगा। तो एक बार प्रोसीजर रफ्तार में निकालते है ना, और फिर उसके बाद कल से अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं। इन्हें बार बार हम थ्योरी पार्ट को लेकर अकाउंटिंग को रोक सकते नहीं है। पहला है, अब बताओ, अब यहां पे सही मायने में हम कंपनी बन के डिबेंचर बेचने जा रहे हैं, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, अब सबसे पहले डिबेंचर बेचना है कंपनी बन के, तो ऐसे बस इच्छा हुई और आ जाओ रे पब्लिक को ले लो, ऐसा नहीं होता। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी का हर एक काम चलता है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वैसे कंपनी के डायरेक्टर्स को अब डिबेंचर जब चाहिए होता है या लोन चाहिए होता है, अगर डिबेंचर बेचकर पब्लिक से, तो कंपनी को पहले प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। और वो प्रोसीजर कौन सी है, वो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वर्क जो परफॉर्म करना है। यानी डिबेंचर जब निकलता है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप वर्क कंपनी का सेक्रेटरी करता है, डिबेंचर का अमाउंट कलेक्ट करने से, डिबेंचर ऑफर से लेकर कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। यानी आज हम सही मायने में कंपनी बनकर डिबेंचर कैसे ऑफर किया जाता है और डिबेंचर कैसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्लियर पिक्चर? हाँ, ये स्टेप को बिगाड़ना नहीं। पहला स्टेप है पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। अब इसको एक पिक्चर के तौर पे समझते हैं। ये कल करेंगे ना, तो कल ये प्रोसीजर पढ़ा दूं कल से, है ना? कल पूरी प्रोसीजर पढ़ा के अगले सेशन में फिर अपन, मतलब कल ही मैं अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा। ओके क्लियर? थोड़ा फास्ट जाएंगे। क्यों पूछो क्यों? आपने शेयर की प्रोसेस पढ़ी है ना, डिबेंचर की लगभग सेम है। ठीक है, तो कल हम कंपनी बन के यहाँ पे डिबेंचर कैसे ऑफर किया जाता है पब्लिक को, आम जनता को या मेंबर्स को या प्राइवेट प्लेसमेंट में, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया द टर्म डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर अगले सेशन में, उसकी अकाउंटिंग भी अगले सेशन में। आज यहाँ पे समाप्त करता हूं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।